नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मनीषा गौर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालीखेड़ी से। एसिड की हमने बनाने की विधियां पढ़ी थी। इसी में हम आज प्रयोगशाला एवं उद्योग में इनका निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि फॉर्मिक अम्ल का निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार से किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इसे ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। जैसा कि नीचे समीकरण में दिया गया है कि ये है हमारा ग्लिसरॉल और ये है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड की जब हम क्रिया कराते हैं तब उसमें से ये देखिएगा जल का अणु बाहर निकल रहा है। जब जल का अणु बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। और जब ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट की क्रिया कराई जाती है आगे, तब हमें क्या होगा? इसमें से CO2 अणु बाहर निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो और क्या बनेगा? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। और ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की क्रिया जब आगे होती है तब हमें क्रिया आगे किससे होगी? जल अपघटन होगा, यानी पानी के साथ अभिक्रिया होगी। तो क्या बाहर निकलेगा? फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल। तो देखिएगा इस समीकरण में स्टार्टिंग में भी ग्लिसरॉल है और अंत में भी ग्लिसरॉल दिखाई दे रहा है, यानी शुरुआत भी उसी से हुई है, अंत भी उसी से हुआ है, यानी हमारा प्रोडक्ट भी हमें वही मिला है। तो इसका मतलब ये है ग्लिसरॉल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? ग्लिसरॉल यहाँ क्या कार्य कर रहा है? ग्लिसरॉल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं? क्रिया की दर को बढ़ाने वाले। अब हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड के गुण। फॉर्मिक एसिड के कौन कौन से गुण हैं? तो सबसे पहला इसका गुण है मर्क्यूरी क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन करना। ये देखिए फॉर्मिक एसिड है, जब इसकी क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हमें ये व्हाइट कलर का पीपीटी प्राप्त होता है। ये व्हाइट कलर का पीपीटी किसका होगा? मर्क्यूरस क्लोराइड का होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये अभिक्रिया एसिडिक एसिड नहीं देते, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अभिक्रिया एसिडिक एसिड नहीं देते। इसका दूसरा गुण है टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर रजत दर्पण बनाता है। ये फॉर्मिक एसिड हमारा टॉलिन अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, तो क्या बनाएगा? सिल्वर मिरर, यानी रजत दर्पण का निर्माण करता है। देखिए छोटी सी कोशिश की है मैंने आपको पिक्चर के द्वारा दिखाने की कि ये है हमारा टेस्ट ट्यूब में रजत दर्पण बना हुआ मिरर। आप इसको प्रयोगशाला में आसानी से बना सकते हैं और बनाकर देखिएगा जरूर आप कि इसका निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत क्लियर दिखाई देता है। इसके बाद इसका फैलिंग विलयन के साथ लाल भूरा अवक्षेप। तो फॉर्मिक एसिड की क्रिया जब हम फैलिंग विलयन के साथ करते हैं, फॉर्मिक एसिड की जब क्रिया हम फैलिंग विलयन के साथ करते हैं तो क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है इसका कलर क्या होता है? रेड पीपीटी का। ये देखिए टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रेड कलर की पीपीटी बनती है। इसमें भी एसिडिक एसिड फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते हैं। ये देखेंगे कि एसिडिक अम्ल का निर्माण
किस प्रकार से होता है। एसिडिक अम्ल, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया, एसिडिक अम्ल किसमें होता है, सिरका यानी विनेगर। तो एसिडिक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है, जो कि शीरे के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक रूप में इसका निर्माण निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। अब हमने देखी, पहले हमने पढ़ा था प्रयोगशाला में, अब हम करेंगे एसिडिक अम्ल का औद्योगिक रूप में निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका निर्माण करेंगे एथेनॉल से। एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है। देखिएगा, ये है हमारा एथेनॉल। जब हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाएगा, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेथेनॉल से। मेथेनॉल का कार्बोनिलीकरण कर, मेथेनॉल के ऊपर जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करते हैं, ये देखिए मेथेनॉल है, जब इसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की जाती है या इन दोनों को जब गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, तब बनता है एसिटिक एसिड। अगली विधि है किण्वन द्वारा। सिरके का निर्माण किण्वन के द्वारा भी किया जाता है। इसमें एसिटिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक अम्ल, एस्टर तथा रंगीन पदार्थ भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और ये पदार्थ क्या कार्य करते हैं, ये सिरके को स्वाद प्रदान करने का कार्य करते हैं। सिरका एथेनॉल के तनु विलयन से प्राप्त किया जाता है और इस विधि को हम कहते हैं शीघ्र सिरका विधि। जैसा कि नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक लकड़ी का डेग है। इस डेग में ऊपर व नीचे की तरफ लकड़ी के छिद्रित तख्ते लगाए जाते हैं। एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। बीच में आपको जो होल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये होल्स क्या कार्य करते हैं, वायु प्रवाहन का कार्य करते हैं। अब इस मध्य में हम इसमें क्या भरेंगे, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन को इसके अंदर भरा जाता है। पुराने सिरके की क्यों, क्योंकि पुराने सिरके के अंदर माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही हम इसके अंदर अमोनियम सल्फेट डालेंगे और अमोनियम फास्फेट को मिला देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कार्य करते हैं कि जो जीवाणु रहता है उस जीवाणु के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अब हम ऊपर की तरफ से अल्कोहल की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर डालते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल नीचे की तरफ जाता है तो वह पुराने सिरके के साथ और जो उसके अंदर जीवाणु पाया जाता है उसके साथ क्रिया करता है, और साथ ही जो वायु प्रवाहन के लिए जो छिद्र बने हुए हैं वहां से आने वाली वायु के साथ जब क्रिया करता है तब वह क्या निर्माण करता है, तब वह एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कौन कौन से आयन देते हैं, देखिएगा ये कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलेट आयन यानी RCOO ऋणायन, और हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन है। हम इसकी एसिडिटी के आधार पर या अम्लीयता के आधार पर
यह बता सकते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। इसकी क्वालिटी के आधार पर हम बता सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी के आधार पर हम यह नहीं बता सकते कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। आई बात समझ में? हम क्वालिटी तो बता देते हैं कि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, लेकिन हम क्वांटिटी के आधार पर नहीं बता सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। उसके लिए हम देखते हैं, क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए हम उसके वैल्यूज को देखते हैं। तो वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज में यदि हम किसी चीज को बताते हैं तो वह क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। यदि हम किसी चीज की वैल्यूज बताते हैं या हम किसी चीज को वैल्यूज में शो करते हैं तो वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को पता करना कि एसिडिटी कितनी है और उसे समझने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? वह हम उपयोग करेंगे Ka का। किसका उपयोग करेंगे? Ka। तो Ka क्या कहलाता है? Ka कहलाता है आपका अम्ल वियोजन स्थिरांक। Ka क्या कहलाता है बेटा? अम्ल वियोजन स्थिरांक। किसी का pKa जितना कम होगा, यौगिक उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब किसी का pKa वैल्यू जितनी कम होगी, यौगिक उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम Ka को pKa भी लिख सकते हैं। यहां पर कुछ के एग्जाम्पल मैं देके आपको बता रही हूं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pKa का मान होता है -7, जबकि ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड तथा एसिडिक अम्ल के pKa के मान 0.23, 4.19 एवं 4.76 होते हैं। अम्ल का pKa का मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि pKa का मान जितना कम होगा, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो प्रबल अम्ल का pKa मान 1 से कम होता है। मध्यम प्रबल अम्लों के pKa मान कितने होते हैं? 1 से 5 के मध्य होते हैं। और दुर्बल अम्लों के pKa के मान 5 से 15 के मध्य तथा अति दुर्बल अम्लों का मान 15 से अधिक होता है। देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? pKa के मान पढ़ रहे थे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं, परंतु अल्कोहल एवं सरल फिनॉल से प्रबल होते हैं। अभी तक आपने जितने कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है, उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की फिनॉल की अपेक्षा उच्च अम्लता के कारण को हम समझा सकते हैं। कैसे? देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है एवं इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। फिनॉल का संयुग्मी क्षारक एक फिनॉक्साइड आयन होता है जिसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती हैं तथा इनमें ऋणावेश कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। इसलिए फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में यह ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानित होता है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व
को प्राप्त करता है, यानी अधिक स्टेबल हो जाता है। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोलों की अपेक्षा अधिक स्टेबल होते हैं या अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों होते हैं। ठीक है, अब यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखेंगे, यदि इसमें साइड में आकर कोई यौगिक जुड़ जाए या कोई तत्व जुड़ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रतिस्थापी संयुग्मी क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को भी प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणिक और अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मी क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयुग्मी क्षारक को अस्थायित्व प्रदान करके अम्लता घटा देते हैं। देखिएगा, वैसे तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं अम्ल और क्षार स्टेबल होते हैं, लेकिन नहीं, अम्ल और क्षार स्टेबल नहीं होते हैं। वे अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेंगे या गेन करेंगे। इसलिए वो करते हैं क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या गेन करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जितना बड़ा विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। देखिए, कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे यहां दिया हुआ है CF3। CF3 यदि कार्बोक्सिलिक समूह में जाकर जुड़ता है तो वह उसकी अम्लीयता को और ज्यादा बढ़ा देगा। उससे NO2 थोड़ा सा कम है, CN थोड़ा और कम है, F उससे थोड़ा और कम है। तो जैसे जैसे विड्रॉइंग ग्रुप लगते चले जाएंगे तो वह उसकी अम्लीयता को उतनी ही ज्यादा मात्रा में बढ़ाते जाते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, देखिएगा कि निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लता के आधार पर किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले है आपका CF3COOH, फिर है CCl3COOH, CHCl2COOH, NO2CH2COOH, NCCH2COOH, FCH2COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH। इसी तरह से ये लगातार आपका क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर जो पॉइंट ध्यान रखने का है वो आप ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां पर उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो उसकी अम्लीयता उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से अम्लीयता बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ने से उसकी अम्लीयता कम होगी। कार्बोक्सिलिक समूह पर फेनिल अथवा बाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है। अनुनाद प्रभाव के कारण अपेक्षित कमी में के विपरीत है, जबकि ये जैसे देखिएगा ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें हमने क्या जोड़ा, फेनिल और बाइनिल समूह। एक समूह हमने यहां जोड़ा है, एक समूह हमने यहां पर जोड़ा है। तो क्या होता है, ये इसकी अम्लता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसा कार्बोनिल समूह से एनक्लोज sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की
फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति अम्लता को बढ़ाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति अम्लता को घटाती है। जैसा कि आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल जिसका pKa मान कितना होता है 4.46, बेंजोइक अम्ल जिसका pKa मान 4.19। इसका मतलब 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल की तुलना में बेंजोइक अम्ल ज्यादा अम्लीय है। 4 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का pKa मान होता है 3.41। इसका मतलब यह बेंजोइक अम्ल की तुलना में ज्यादा अम्लीय है। तो जिसका pKa मान जितना कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। प्रथम है अवस्था एवं गंध। प्रथम 3 सदस्य रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव हैं। अगले 6 सदस्य बकरी के मक्खन के समान गंध वाले, यानी बकरी के दूध से जो मक्खन तैयार किया जाता है और उसमें जैसी गंध आती है, गंध वाले तेलीय द्रव हैं। और उच्चतर सदस्य गंधहीन मोम के समान ठोस हैं। नेक्स्ट है इसकी विलयता। प्रथम 4 सदस्य पानी के साथ सरलता से अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण घुल जाते हैं, जबकि उच्चतर सदस्यों में एल्किल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोफोबिक प्रकृति के कारण पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होने के कारण पानी में नहीं घुलते। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आप सभी को पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH ग्रुप है, जो कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से कर लेता है। तो शॉर्ट चेन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो वह उसमें शॉर्ट चेन वाले जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वह आसानी से पानी में घुल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं RCOOH में जो हमारा COOH वाला समूह है वह पानी में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन उसका जो R यानी एल्किल ग्रुप है वह क्या है, वह हाइड्रोफोबिक होता है और वाटर हीटिंग होता है, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे जैसे R का जो ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी उसकी पानी में कम होती जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, एसीटोन, इन सभी में वह आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी एल्किल चेन हो वह आसानी से उसके अंदर घुल जाते हैं। अधिकांशतः कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो डेरिवेटिव होते हैं जिनमें 5 या उससे कम कार्बन वाले ही पानी में घुल पाते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा कार्बन आ जाने पर वह पानी में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि नॉन पोलर एल्कलाइल वाला भाग बड़ा हो जाता है। उस कारण से ये पानी में नहीं घुल पाते हैं। अब इसका अगला भौतिक गुण है क्वथनांक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अनुरूप अणुभार वाले एल्कीन, ईथर तथा एल्कोहल के क्वथनांक से अधिक होता है। क्यों? आप सभी को पता है, क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। किसका? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। जैसे एथेनोइक अम्ल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके क्वथनांक
अन्य समूह के यौगिकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। क्यों? सभी को रीजन मालूम है, क्योंकि इसके अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, जो कि आसानी से नहीं टूटता। तो नोट में डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा आप, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसका क्वथनांक अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ मैं आपको उदाहरण बता रही हूं। पहला जैसे देखिएगा एन पेंटेन, जिसका क्वथनांक होता है 26 डिग्री सेल्सियस। फिर है डाई एथिल ईथर, जिसका क्वथनांक होता है 36 डिग्री सेल्सियस। एथेनोइक अम्ल, जिसका कि क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 118 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये सभी थे इसके भौतिक गुण। कौन कौन से पढ़े हमने? गंध, अवस्था, विलयता और क्वथनांक। इसमें क्वथनांक और विलयता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पर ही कई क्वेश्चन बनते हैं। रीजन आप सभी को पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।